हेलो फ्रेंड्स। डेट है आज की 30 जुलाई 2020 और जीके मॉन्क के एडिटोरियल डिस्कशन में आज हम लोग 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक तो है आपका, आज के 2 टॉपिक है साइबर इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर। तो दोनों ही टॉपिक जो है, जैसे आर्टिकल नंबर 1 आर्टिकल नंबर 2, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये दोनों आर्टिकल से आप समझिए कि बिल्कुल सारे जितने पॉइंट्स हैं आपके साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो सब आपको आज क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि और कुछ ऐसा साइबर सिक्योरिटी जो कि जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत होगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेके इंडिया के क्या कंसर्न्स हैं, इंडिया के क्या एक्शंस हैं और इंडिया को आगे क्या करना चाहिए, सब कुछ एक्सप्लेन्ड है बढ़िया तरीके से। तो दोनों आर्टिकल्स को हम आज डिस्कस करेंगे। सेकेंड आर्टिकल है, थर्ड आर्टिकल है, नताशा ऑफ राजस्थान टेम्पल रिटर्न्स इनटू इंडिया। तो एक आपने सुना होगा, पिछले साल सैंडस्टोन 19th सेंचुरी का एक मूर्ति था जो कि राजस्थान के एक मंदिर से चोरी हो चुका था, उसको वापस इंडिया ला दिया गया है। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो वो आइडियल इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, जीएस पेपर 1 से रिलेटेड, और आर्ट एंड कल्चर आपका प्रीलिम्स से भी रिलेटेड। ये हो सकता है उससे पूछ ले, क्योंकि पहले भी बहुत बार प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जो जिसमें आपको खास करके साउथ इंडियन आइडल्स और टेम्पल्स के बारे में, जिसमें आपको खास करके उसके फीचर्स बताए जाते हैं और फिर आपको बताना होता है कि वो किसके बारे में बात की जा रही है। फोर्थ आर्टिकल है एनईपी के ऊपर। ऑब्वियस है, अब कल बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में टॉपिक था। अभी फ़िलहाल ये बिल है, तो अभी ये आगे जब तक एग्ज़ाम हमारा आएगा, हो सकता है उस समय तक ये अमेंड होकर के और एक्ट बन जाए। तो इसको हम लोग अभी होलिस्टिकली समझेंगे ये बिल के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप देखिए कि जो बच्चे नए हैं वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। द हिंदू 365 टाइप करेंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर सर्च बार के अंदर, और gkmonk.com जब उनको सजेस्ट होगा तो वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट आर्टिकल का नाम है अ क्वेस्ट फॉर ऑर्डर अमिड साइबर इनसिक्योरिटी। तो देखिए, अभी जैसे डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं जिनको तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इनफैक्ट कोविड-19 के लॉकडाउन के टाइम पे भी बहुत सारी कंपनियां सफ़र कर रही थी, लेकिन आईटी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो फ्लरिश कर रही थी। इनफैक्ट एप्पल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनीज़ तो ट्रिलियन डॉलर्स के कमाई है, मतलब इस टाइम पे, इस बीच में। आप देखो जियो भी जो है उसके पास बहुत सारे नए नए डील्स आए, इन्वेस्टमेंट्स आए। लेकिन ठीक विपरीत, साइबर अटैक्स के वजह से जो इनएक्सपीरियंस लोग हैं, जो नए नए लोग जो आ रहे हैं अभी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, अभी नए नए कदम रख रहे हैं, तो उनको जो है कि पुराने जो रैंसम वेयर वाले लोग हैं, जो कि रैंसम वेयर मतलब जो फिरौती मांगते हैं आपका साइट हैक कर करके, तो वो लोग जो है अब इसके ऊपर और भी ज़्यादा सक्रिय हो चुके हैं और वो लोग जो है इनको काफ़ी ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर जो है कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कंसर्न जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर। जैसे कि एक्यूजन लगा है, ऑस्ट्रेलिया ने बताया है कि उनके अंदर में बहुत सारे जो स्टेट एक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने चाइना के ऊपर कहा था कि हमारे अंदर यहाँ पे स्पाइंग कर रहे हैं। अक्सर यूनाइटेड स्टेट्स जो है, यूएसए, वो पिछले साल अपने यूएसए के अंदर से बहुत सारे रशियन एम्बसीज को हटाया था, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि ये साइबर सिक्योरिटी के तरफ से तो स्पाइंग करते ही थे, अब ये लोग मतलब फिजिकली भी स्पाइंग करना शुरू कर चुके हैं। तो उस वजह से उन्होंने बहुत सारे वहाँ के जो कंसुलेट्स थे, रशियन कंसुलेट्स, वो यूएसए के अंदर से उन्होंने हटाया था। यूके भी जो है वो कंटिन्यूस ऐसा भी क्लेम कर रहा है कुछ दिन से कि जो रशियन स्टेट है वो उनका फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर में जो कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर रिसर्च हो रहा है, उसके बहुत सारे जो डाटा है वो चोरी किया है। अभी चाइनीज़ के ऊपर में भी ये चीज़ ऑब्लिगेशंस लगा था कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो नोवेल कोरोना वायरस का जो ट्रीटमेंट चल रहा है और फिर उसके बाद जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस पे जो रिसर्च चल रहा है, वहाँ से डाटा चुराने की कोशिश की गई थी चाइनीज़ कंपनी के द्वारा। अब ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए बहुत सारा कुछ अलग-अलग जगह पे अलग-अलग ट्रांसफॉर्मेशंस किए जा रहे हैं। वो अपने ऑब्वियस सी बात है कि जब देश के लोग का डाटा है तो वो एक सोवेरियन एस्पेक्ट आ जाता है उसके अंदर कि हमारे देश के लोगों का डाटा है, उनकी जानकारी है, तो उसको अपने देश से बाहर जाने के अगर देती है तो वो 2 बातें हैं उसके ऊपर। पहला कि जो वहाँ के लोग हैं उनका भी एक फ्रीडम ऑफ
प्राइवेसी जो है उनका वो चीज़, राइट टू प्राइवेसी जो है उनका वो चीज़ हनन हो जाता है उससे, कि उनके इनके बारे में बहुत सारे अन्य लोग भी जानने लग जाते हैं, उनके पर्सनल, उनके व्यवहार के बारे में। और दूसरा बात ये कि जैसे अगर वो जो बंदा है जिसका वो जो प्राइवेट डाटा कहीं और जा रहा है, तो वो अगर वो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस का है, जैसे मान लीजिए वो इसरो का साइंटिस्ट है, या मान लीजिए कि एपीजे अब्दुल कलाम का ही अगर यहाँ से डाटा कहीं और चले जाता जब वो यहाँ पे रिसर्च कर रहे थे, या फिर एटॉमिक जो मिसाइल्स बना रहे थे, तो कितना बड़ा इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक एक हानि हो जाता। तो जिस वजह से ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये चूँकि इंटरनेट का मतलब ये होता है, इंटरनेट मतलब ये ग्लोबली कॉमन हो जाता है ये चीज़। तो इस वजह से ग्लोबल लेवल पे भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा ये एक कंसर्न का मुद्दा है। और जैसा कि अभी कोविड-19 ने हमें सिखाया है कि जैसे वर्ल्ड ऑर्डर में पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सशक्त रहना, इन्फॉर्म्ड रहना, रूल्स को अबाइड करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। वैसे ही साइबर आर्किटेक्चर भी जो है वो हमें रिमाइंड करवाता है, और ग्लोबली हमें ये चीज़ सशक्त रहना चाहिए कि ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम्स है मालवेयर का या फिर जो प्राइवेसी का, वो सब ज़्यादा हनन ना हो। अब लोग कहते हैं कि ये जो एक साइबर क्राइम जो है वो ग्लोबल कॉमन है, मतलब बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं इसके अंदर, और एक दूसरे कंट्रीज़ जो है उसके बीच में फ़ासला नहीं रहता है। मेरा जो अगर साइट है तो वो कोई और भी उसको ऑपरेट कर सकता है किसी दूसरे देश से। लेकिन ऐसा नहीं है, राइटर कहती हैं कि देखिए जितना भी ये साइबर जो वेबसाइट्स है या फिर डाटाज़ है, वो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स लगाओगे, ऐसे ऐसे आप प्लगइन्स उसके अंदर अपने वेबसाइट के अंदर लगाओगे, जिससे कि आप एक डिफाइंड डाटा जो है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया आज के डेट में। अगर एड्स भी अगर कोई करता है ना यूट्यूब के अंदर, तो वो अगर बता दे कि मुझे इस स्टेट के लोगों को ही सिर्फ अपना दिखाना है ये ऐड, तो वो उस स्टेट के लोगों को ही दिखाएगा। तो जब इतना कुछ जब अवेलेबल है आपका, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि डाटा कोई और दूसरे देश में हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, वो तो जाएगा ही जाएगा। उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। तभी जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर स्टेट लेती है, तो ही ये चीज़ जो है कि रुक पाएगा, और अगर नहीं लेती है तो इसके लिए स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसका सोवेरियन डाटा जो है कहीं और जाता है। लेकिन देखिए ये कहने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल, बिकॉज़ ये ठीक है कि किसी भी स्टेट, कोई भी स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई भी चीज़ जैसे कोई बॉर्डर क्रॉस अगर करता है उसका डाटा, तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो चीज़ को रोकना चाहिए उसको। लेकिन आप देखिए कि उसके अंदर इन्वॉल्व कौन-कौन है। अगर कोई डाटा है, कोई कंपनी है, कोई ऐप है या फिर कोई वेबसाइट है, तो उसके 2 लोग होते हैं स्टेक होल्डर। एक तो जो यूज़र होता है वो, दूसरा जो एंड कस्टमर होता है वो, और तीसरा भी अगर आप देखो तो जो होस्ट होता है या जो डोमेन प्रोवाइडर होता है, जो सर्विस जो है, होस्ट कौन होता है? जैसे कि मैं अगर अपना वेबसाइट बनाता हूँ, तो मेरा जो डाटा है वो कहीं वहाँ पर सेव होता है। तो वो जो होस्ट होता है वो मेरा डाटा सेव करके रखता है और 24/7 मेरा वेबसाइट को ऑन रखता है। तो ये जो पूरा एक बीच में नेटवर्क बनता है, तब जाके एक जो डाटा का आदान-प्रदान होता है, यूज़र और कन्वेयर। जैसे मैं अगर डाटा आपको दिखा रहा हूँ, तो मेरे से आपके बीच जाने के बीच में ये सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से आप देखिए कि इतने सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं इसके बीच में इन्वॉल्व्ड हैं। लेकिन अब राइटर कहते हैं कि देखिए ये भी ट्रू है कि अगर ये सारे कुछ इन्वॉल्व हैं, लेकिन फिर भी जो अल्टीमेट जो लॉ बनाने वाला जो संस्था है, वो तो स्टेट ही है। तो अगर आप ये सारे स्टेक होल्डर्स के लिए अलग-अलग नॉर्म्स बना सकोगे, तो ही जाके ये जो है कि एक सोवरेनिटी के ऊपर जो आपका टोल आ रहा है, वो कहीं न कहीं कम हो पाएगा। सिर्फ़ इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में। तो इन शॉर्ट ये लास्ट में ये कहते हैं कि देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन जो है वो किसी के लिए भी मॉनिटर कर सकता है, उसका किसी भी देश का मॉनिटर कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है कि जो स्टेट की जो कमिटमेंट्स है, वो ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ। वो सैटिस्फैक्टरी है कि नहीं है विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ। उसी प्रकार से अभी हम लोग को एक रूल्स टू रोड, मतलब एक साइबर सिक्योरिटी का रूल्स जो है वो अभी हम लोग का रोड पे ही है। अभी हम लोग फ़िलहाल उसके स्टार्टिंग पे ही है। तो वर्ल्ड ऑर्डर में किस प्रकार से साइबर नॉर्म्स होने चाहिए, इसके ऊपर नेशनल सोवरेनिटी के ऊपर, ट्रांजैक्शनल कनेक्टिविटी के ऊपर ये सोचने के लिए अभी हम लोग बहुत न्यू हैं और हमें सोचना चाहिए। तो आगे भी हम लोग देखेंगे कि गैप्स क्या-क्या है हमारे करंट प्रोसेस में, और इस गैप्स के लिए हमें क्या-क्या एंगेजमेंट और करने की ज़रूरत है। तो आप देखिए कि गैप
1998 में रशियन जो है, रशिया गवर्नमेंट जो है उसने इंस्क्राइब किया था कि हमें एक चाहिए आईसीटी, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी लॉ चाहिए। तो ये एक यूएन एजेंडा बनाया गया। फिर उसके बाद जो है कि दो संस्थाएं, सबसे पहला था जीजीई और उसी को विस्तार करके आगे ओईडब्ल्यूजी, ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप, इन दोनों को बनाया गया। अब देखिए वो पहले वाला जो था उसमें 6 ग्रुप्स जो हैं वो बनाया गया अलग अलग, उसके अंदर कम मेंबर्स हुआ करते थे। जो दूसरा ओईडब्ल्यूजी जो है उसमें 100 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं, जो सिग्नेटरीज थे आपके यूएन के, वो लोग सब इसके अंदर इन्वॉल्व हुए। लेकिन ये दोनों में आप देखिए कि कुछ ही नॉर्म्स जो है कि फॉलो किए गए, जैसे नॉर्म्स ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल, कैसे रूल्स होने चाहिए वर्ल्ड ऑर्डर में, क्या रूल्स किस प्रकार से अप्लाई किए जा सकते हैं इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी स्पेस के ऊपर में। फिर उसके बाद ये जो ओ डब्ल्यू आया था, ओ ई डब्ल्यू जी आया था, उसके अंदर में भी यही ये सारे लॉज तो थे ही, उसके अलावा 4 और लॉज बन गए थे, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था रेलिवेंट इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट फॉर सिक्योरिंग द ग्लोबल आईटी सिस्टम, कि किस प्रकार से क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कौन-कौन से स्टेट को कैसे-कैसे क्या फ़ॉलो करना चाहिए, तब जाके हम लोग ये जो रूल्स इसके अंदर हम लोग लॉज़ और ये सब सारा कुछ रिसर्च करके बनाए थे, उसको हम लोग इसके अंदर में अप्लाई कर सकें। तो ये था अभी तक इस वाले ग्रुप का 76 सेशंस हो चुका है 2021 तक, और मतलब अभी होने वाला है 2021 तक, और फिर ये इस वाले में 2020 तक 75 सेशन हो चुका है। तो इसमें लेकिन दोनों का मिला करके आप देखिए कि इंटरनेट गवर्नेंस जो है उसको एड्रेस नहीं किया गया। कैसे डेवलपमेंट टाइम के साथ जो है कि कैसे हो सकता है और कैसे हम लोग को डेवलप करना है इसके साथ, बिकॉज़ देखिए ऊपर में ये चीज़ भी लिखा हुआ है आगे चल के कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ की टेक्नोलॉजी जो है उतना फ़ास्ट डेवलप नहीं करता है जैसे कि डेवलप कंट्रीज़ में करता है। और वहाँ पे जो ऐसे जैसे हमारे इंडिया में भी है कि प्रोसेसिंग इतना स्लो है किसी भी लॉ के बनने के लिए कि वो टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप नहीं कर पाता है। जो टेक्नोलॉजी अभी हम पॉलिसी ऐसा बनाएँ कि टेक्नोलॉजी 10 दिन के बाद हो सकता है कि उसका लूपहोल खोज करके वैसा टेक्नोलॉजी वो अपने आप को आगे हो जाए। तो जैसे अभी देखिए कि एजुकेशन में ही कितना दिन 30 साल के बाद में हमारे पास अभी नया एडवांस किया जा रहा है टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन, जबकि एजुकेशन से हर एक बंदा देश का जुड़ा हुआ है। तो इसको टाइम टू टाइम इसको अपग्रेड करते रहना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ। तो ये ऐसे जो कंट्रीज़ होते हैं जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो वो लोग कोप अप नहीं कर पाते हैं इस वाले सीन के साथ। तो जिसके लिए हमें एक डेवलपमेंट किस प्रकार से पॉलिसी बनाना चाहिए कि दूसरे देश हमारे ऊपर स्पाई ना कर लें, उसके ऊपर फिर डाटा डिजिटल प्राइवेसी क्या होना चाहिए, ये सब के ऊपर में अभी फ़िलहाल इन दोनों ग्रुप में से किसी में भी बात नहीं हुई है। लेकिन इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। और दूसरा अभी फ़िलहाल जो है इन दोनों पे यही चीज़ बात हो रहा है कि टेररिज़्म और क्राइम को कैसे रोका जाए, और कैसे जो है कि जो कंटेंट है उसको मतलब कहीं न कहीं प्लेगरिज़्म जो है, कॉपी पेस्टिंग और ये सब सारा वही सब अभी फ़िलहाल चल रहा है। इतना ज़्यादा गमगीन मुद्दों पे आया नहीं है इन दोनों का अभी तक ध्यान। तो उसके ऊपर अभी फ़िलहाल और आगे बातें चल रही हैं कि जो यूएन एक्सरसाइज़ है, ये दोनों यूएन की बॉडी है, यूएन ही चलाता है ये सारा। तो आगे चल के और भी इस चीज़ को इवॉल्व किया जाए। और जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस, उनका भी कहना था कि देखिए रोड टू डिजिटल कोऑपरेशन जो है फ़िलहाल काफ़ी जेंटल एक्शंस पे है, लेकिन वो अभी और उसके ऊपर हम लोग को गमगीन एक्शन लेने की ज़रूरत ज़रूर है। तो इसी के ऊपर अब फिर आगे जो हमने अभी डिस्कस किया कि इंडिया अभी थोड़ा पीछे है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हमारा, इकोनॉमिकल सोशल ऑब्जेक्टिव इससे काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन है, इंडिया का फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग को कहीं न कहीं इसके ऊपर थोड़ा-सा प्रोएक्टिव और ज़्यादा होना पड़ेगा। देखिए हम लोग इससे पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी इसके बारे में वोकल हो चुके हैं, और हम लोग उसके ऊपर जैसे कल हमने जो डिस्कस किया था, कल जिसका जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसमें कितने कंट्रीज़ हैं, वो सब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, बहुत ही होलिस्टिकली। तो उसके अंदर में भी हमने काफ़ी मतलब एक्टिवली इस चीज़ के बारे में बोला है वहाँ पर, और इस चीज़ के बारे में बातें चल रही हैं। फिर उसके बाद 6 में से 5 जीई सेशन के अंदर हम लोग मतलब रिप्रेजेंटेटिव हमारा जो है वहाँ पे शामिल हुआ था। फिर उसके बाद ओईडब्ल्यूजी में भी हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट किए हैं। फिर बुडापेस्ट कन्वेंशन जो एक है, जिसके अंदर 67 कंट्रीज़ है सिग्नेटरीज़ हैं, उसमें हम भी सिग्नेटरी हैं अलॉन्ग विद यूरोपियन काउंसिल्स, 3 यूरोपियन काउंसिल्स भी उसके अंदर सिग्नेटरी है। ये भी जो है कि इंक्रीजिंग कोऑपरेशन अमंग नेशंस, फिर उसके बाद हार्मोनाइजेशन नेशनल लॉज़ की, और फिर कैसे हम लोग इन्वेस्टिगेशन जो है एक दूसरे का जो साइबर क्राइम से टेक्नोलॉजी से इन्वॉल्व जो होता है, उनके ऊपर हम लिमिट लगा सकें, वो सब के ऊपर ये बुडापेस्ट कन्वेंशन है। तो लास्ट में यही कहते हैं राइटर कि नेक्स्ट फेज़ जो है हमारे ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा
अलग-अलग डोमेन के ऊपर में और काफ़ी ज़्यादा कंटेस्टेड, मतलब बहुत सारे इसके अंदर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें इंडिया को डोमेस्टिकली अपना जो डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन है, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से सशक्त करना होगा और क्लियर करना होगा सबके लिए कि हमारे ये सब नॉर्म्स है भाई, ये सब को आपको हनन नहीं करना है। और तभी जाके जो है जो हमारा जो इंटरेस्ट है वो सर्व हो पाएगा। और बाकी जितने भी जो अभी नए-नए जो और बाकी संस्थाएँ निकल कर आ रही है, जैसे कि आपकी जो जैसे ये बुदापेस्ट का तो हमने डिस्कस किया, फिर ये पेरिस कॉल भी जो है, उसके अंदर में भी मल्टी स्टेक होल्डर का कैसे क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए उसके बारे में बातचीत है। तो ये सब में इंडिया को जो है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके ये सब सारे डायमेंशंस पे और डीपली बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के अभी भले इंडिया का जो है कि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व ना करे टाइम के साथ, लेकिन इंडिया की जनता अब नेक्स्ट बिलियन जो सबसे ज़्यादा जो मोबाइल यूज़ करने वाला होगा, उसमें बहुत बड़ा पार्ट इंडिया का जनता होगा। तो भले आपका टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, लेकिन आपका साइबर यूसेज जो फुटप्रिंट है वो तो बढ़ ही रहा है। तो उस वजह से ये सब का बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत पड़ जाता है, और इंडिया को ये चाहिए कि डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं इंडिया के, जो अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, उनको इनकरेज करे कि आप साइबर सिक्योरिटी के लिए अकॉर्ड बनाएं। फिर साइमन लेड जो चार्टर ऑफ ट्रस्ट है, ये सब को और थोड़ा-सा स्ट्रेंथन करें और वर्ल्ड ऑर्डर में थोड़ा और ज़्यादा वोकल हो। नेक्स्ट आर्टिकल भी डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर ही है, तो इसके अंदर में भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत साइबर सिक्योरिटी के ऊपर में बातचीत हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें ऐप्स और ये सब के ऊपर भी बात है। जैसे कि आपको ऐसा पता होगा 59 चाइनीज़ ऐप पहले बैन हुआ था 29th जुलाई को जून को, फिर उसके बाद अभी 1-2 दिन पहले कुछ और चाइनीज़ ऐप बैन हुए। जो उन्हीं के क्लोन या फिर जो बीटा वर्जन्स थे, वो सब अभी बैन हुए हैं। तो इसके बाद ये सब के ऊपर फिर जब हम लोग इंडिया जो अभी एक्शन लिया, तो उसके बाद यूएसए भी जो है टिकटॉक को बैन करने के बारे में सोच रहा है। तो और फिर उसके बाद बाकी जो यूएसए के अलाई कंट्रीज़ हैं, और फिर कुछ जैसे ब्रिटेन भी है अभी फ़िलहाल, और इंडिया तो है ही। तो इस ये लोग भी सोच रहे हैं कि हुआई और ज़ेडटीई जो है कि जो 5G नेटवर्क के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं वर्ल्ड वाइड, तो उनके ऊपर में अब सवालिया निशान हो गया कि कहीं उनको अब हम अलाउ कर देंगे और वो अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा लेंगे, तो 5G के थ्रू हमारे यहाँ पे जासूसी ना हो जाए। तो इस वजह से अब टेक्नोलॉजी और स्पाइनेज की वजह से डिजिटल जो एक 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 इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे करके कहाँ पे क्या बिल्ड करना है, कैसे क्या स्टेप्स होना चाहिए, कहीं न कहीं वर्ल्ड ऑर्डर में इन सब चीज़ के ऊपर बातचीत चल रही है। और इसके अंदर अब एक इंडिया को भी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भले आप चाइनीज़ ऐप बैन कर दो, ये शॉर्ट रन के लिए आपके लिए ठीक है। लेकिन आप जल्दी-जल्दी में सारे कुछ डिजिटलाइज़ेशन जो है इंडिया के अंदर, आप फॉरेन पॉलिसी बना लो कुछ भी ऐसे ही, तो ये लॉन्ग टर्म आपका जो पॉलिसी है वो आपको मतलब हेल्प नहीं करेगा। आपको प्रॉपर असेसमेंट के साथ, रिसर्च के साथ ही जो है आगे किस प्रकार से आपके इकोनॉमिकल ग्रोथ, नेशनल सिक्योरिटी दोनों का जो इंटरेस्ट है, वो सबको आपको सर्वाइव करने के बाद ही आगे बढ़ना है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अब इसके अंदर राइटर ये भी कहते हैं कि देखिए, जैसे अगर एथोस जो है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस है कि हम लोग को इकोनॉमिकली हम लोग को आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन दूसरों के राइट्स को हनन नहीं करके आगे बढ़ना है। तो इसके अंदर कहीं न कहीं ये बात भी आ जाती है कि जैसे ग्लोबल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस वाला सीन है, जिसमें कि फेस रिकॉग्निशन हो जाता है, और फिर आप कहाँ जा रहे हैं पूरा अलग-अलग डिजिटल सीसीटीवी कैमरा के थ्रू आपका पता किया जाता है, ख़ास तौर पे चाइना के अंदर में। तो ये आपका प्राइवेसी जो है वो अब्यूज़ करता है इस चीज़ का। और इस चीज़ को ग्लोबल लेवल पे इंडिया को उठाना चाहिए। सिर्फ़ इसी का नहीं, इसके अलावा भी और कुछ-कुछ जो मेजर्स हैं वो प्राइवेसी ये सब के ऊपर में आप ग्लोबल लेवल पे इंडिया को उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालाँकि इस चीज़ से चाइना थोड़ा-सा खफ़ा होगा, बिकॉज़ ये सबसे पहले चाइना का ही इनिशिएटिव था, और चाइना के अंदर बहुत मास सर्विलेंस इस टाइप का चलता है। और अगर ये सारा कुछ अगर इंटरनेशनल लॉ के अंदर आ जाता है, तो कहीं न कहीं चाइना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इससे झेलना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी देखिए, ये जो अभी शॉर्ट टर्म में जो ये सब ऐप्स बैन हुआ है, तो कहीं न कहीं ये ध्यान तो सबका, मतलब स्टेक होल्डर्स का भी और गवर्नमेंट का भी खींचा है कि हमें एक रोबस्ट लेजिस्लेचर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी के गवर्नेंस के लिए और भी जो हमारे देश के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इथोज़ हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी है। और इस वजह से देखिए कि अब आगे चल कर के जो साइबर अटैक्स का जितना भी जो राइजिंग स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर है, जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, उन सब को कहीं न कहीं डाटा स्टोरेज के ऊपर, उनका यूज़ेज़ के ऊपर अब नॉर्म्स जो है कि वो फ़ॉलो करना बहुत अनिवार्य हो जाएगा, टाइम जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा वैसे। तो इंडिया को उस हिसाब से अभी आगे अपना लेजिस्लेचर
सेव करना चाहिए। अब देखिए इश्यूज़ लाइक डाटा, 5G, एआई मतलब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी, ये सब का जो है कि डोमेस्टिक और ग्लोबल इफ़ेक्ट दोनों है। डोमेस्टिक इफ़ेक्ट जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो यूज़र्स हैं ज़्यादातर डोमेस्टिक होते हैं, और उसके बाद डोमेस्टिक इफ़ेक्ट एक और हो गया आपका कि जैसे सरकार भी जो है कि बहुत कुछ जैसे आम जनता से डाटा एक्सट्रैक्ट करके अपने एवज़ के लिए यूज़ करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि यूएसए के अंदर में फेसबुक से काफ़ी ज़्यादा जो है कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और ये सब सारा कुछ फैलाया गया था जब उसका इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ था। उसके बाद फिर इंडिया का भी जो ऐसा क्लेम्स आया था कि 2014 में बहुत ज़्यादा जो है प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। उसके बाद जो है कि फेसबुक और ये सब व्हाट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर, ये लोग सब अब एक ऐसा उसके अंदर मैकेनिज़्म लेकर के आया है कि अगर ज़्यादा लोग उसके अंदर स्पैम अगर आप रिपोर्ट करते हैं अब, तो वो चीज़ को पुट डाउन कर दिया जाएगा। पहले ये स्पैम रिपोर्टिंग का जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा था, अब जो है स्पैम रिपोर्टिंग का नंबर थोड़ा कम कर दिया गया है, और इसके ऊपर और भी ज़्यादा रेगुलेशंस है वो बढ़ा दिए गए हैं ताकि वो अपने तरफ से एक मतलब वॉच कर सकें कि ज़्यादा ये सब जो है प्रोपेगेंडा फैले ना। उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी अब जो आप देखिए कि फॉरवर्डेड मैसेज वाला जो बहुत बार जो फॉरवर्ड हो चुका होता है मैसेज, आप देखोगे कि आप एक मैसेज को आप 5 लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन जो मैसेज बहुत बार फॉरवर्ड हो चुका है, उस चीज़ को आप उस मैसेज को सिर्फ़ एक ही बंदे को आगे चल के फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके बाद फिर से पिक करके फिर से एक को कर सकते हो, लेकिन एक बार में 5 को नहीं कर सकते हो आप। तो ये इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो इसी वजह से आए हैं, बिकॉज़ जो बहुत सारे जो अलग-अलग देश हैं वो इस सब चीज़ के ऊपर में डाटा रेगुलेशंस के लिए, डाटा यूज़र्स के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न अब दिखाना शुरू कर दिए हैं। तो इस वजह से अब इंडिया को भी जो है वो ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जो कि नए-नए रूल्स बनाएँ, जो कि इन नॉर्म्स के साथ हमारी जो तालमेल है वो और भी ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करवाए, और कहीं न कहीं डिटरेंस प्रोवाइड करवाए जो सबवर्सिव बिहेवियर है, जिससे हम लोग को क्षति पहुँचती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस को, या फिर हमारे जो और भी जो स्ट्रैटेजिक या फिर हमारे अगर इंटरेस्ट लॉस होते हैं उसके अंदर, तो उन सब चीज़ के ऊपर उसके अगेंस्ट में इंडिया को स्टेप्स उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो है कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में जो है काफ़ी एक्टिवली जो है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, और इंडिया को बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है आगे फ्यूचर में चल के, और अभी भी कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा मतलब पे करना पड़ता ही है। कुछ दिन पहले देखिए आप, यूपीएससी का जो साइट है 2 बार वो हैक हो चुका है। मतलब बैक टू बैक 2 बार हैक हो चुका था, और उस टाइम पे अगर आप खोलते यूपीएससी का साइट तो उसके अंदर एक हिप्पोपोटामस था, और उसके पूँछ से मतलब कुछ एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा था। तो फिर उसके बाद में वो उसको ठीक कर लिया गया, साइट डाउन हुआ, फिर उसके बाद वो ठीक कर लिया गया। लेकिन जब आपके इतने उच्च इंस्टीट्यूशंस को भी अगर आप कोई हैक कर ले पा रहा है, कोई दूसरा हैकर, तो आप सोचिए कि आपका साइबर लॉ, साइबर स्पेस कितना ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ आप उसको मतलब अपनी जनता को दे रहे हो यूज़ करने के लिए। तो इस वजह से आगे राइटर कहते हैं कि डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस मोस्ट साइबर अटैक कंट्रीज़, इंडिया जो है सबसे ज़्यादा साइबर अटैक कंट्रीज़ है। ऑब्वियसली कि जैसे कि इंडिया में जनता ज़्यादा है, यूज़र्स वाले, तो साइबर अटैक भी ज़्यादा होगा। और उसके अलावा वर्ल्ड ऑर्डर में देखिए यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ एक साइड, और चाइना और रशिया जो है वो दूसरे साइड। यही लोग दोनों जो है वर्ल्ड ऑर्डर ऑन अकाउंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर स्पेस यूसेज वो चेंज करते हैं। इंडिया का ऐसा उतना कुछ खास वॉइस नहीं है उस लेवल पे कि हम लोग उस चीज़ को अपने अनुसार जो है टेक्नोलॉजी सर्विलेंस और टेक्नोलॉजी एक्टिविज़्म जो भी चीज़ है आगे उस चीज़ को चेंज कर सके। तो इस चीज़ के लिए इंडिया को अभी रूल काफ़ी ज़्यादा शार्प करना पड़ेगा, और उसको कैसे हमारे जो सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल राइट्स ऑफ सिटीज़न है, उन चीज़ को एक्श्योर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए वेस्टर्न एग्रीमेंट है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, उसके अंदर भी जो जो डाटा यूजेस सर्विलांस टेक्नोलॉजी है, उन सब चीज़ को भी जो है हम लोग को और थोड़ा-सा और एनहांस करने की ज़रूरत है। वेस्टर्न एग्रीमेंट क्या होता है कि देखिए वेस्टर्न एग्रीमेंट होता है एक्सपोर्ट कंट्रोल जिससे किया जाता है कन्वेंशनल आर्म्स, और फिर जो 2 कंट्रीज़ आपस में टेक्नोलॉजी यूज़ करती है सर्विलांस के लिए, या फिर स्पाई रोकने के लिए, या फिर कहीं दूसरे कंट्री के बारे में इंटेलिजेंस है तो वो हम लोग एक दूसरे को बताते हैं, प्रदान करते हैं। जैसे यूएसए के साथ है हमारा, इज़राइल के साथ है हमारा। तो ये जो हमारा जो एग्रीमेंट है, तो इसके ऊपर और भी ज़्यादा अभी थोड़ा-सा मतलब कि ताकि आम जनता का जो प्राइवेसी है वो ज़्यादा हनन ना हो, सोशल एक्टिविस्ट और ये सब को ज़्यादा ज़्यादा उसके ऊपर मतलब एडवर्स इम्पैक्ट ना आए सब चीज़ के ऊपर, वो सब के ऊपर देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो एक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेज़ीम है, तो इसके ऊपर में भी इसका भी ज़िक्र किया है हमारे राइटर ने, तो वो कह रहे हैं कि जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम क्या होता है एक्चुअली? इसमें ये होता है कि जैसे मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम होता है, जिसके अंदर टोटल अभी तक 35 मेंबर हैं और ये सीक ऐसा ये इनको ऐसा मतलब ऑब्जेक्टिव इनका ये होता है कि लिमिट किया जाए कि मिसाइल टेक्नोलॉजी ऐसे कंट्रीज़ को ना मिल जाए जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसरप्टिव हो सकता है आगे चल के। ये 1987 में G7 कंट्रीज़ जो था उसके द्वारा ये जो है काउंसिल वो स्टार्ट किया गया था। अभी देखिए इसमें ऊपर वासेनार एग्रीमेंट में जो है टोटल 42 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें जो 42nd पार्टिसिपेंट है वो इंडिया ही है। तो इस वजह से फिर आगे राइटर बोलते हैं कि इंडिया को ऐसा देखा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड फोरम पे, जहाँ पे भी जब इकोनॉमी की बात आती है तो इंडिया थोड़ा-सा ज़्यादा सशक्त हो जाता है और बोलता ज़्यादा है, बिकॉज़ इकोनॉमी हमारी जो है वर्ल्ड ऑर्डर में भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स बढ़ते जा रही है और हम लोग मतलब एक मेजर स्टेक होल्डर है। दूसरी, तीसरी नंबर पे हम लोग अगर हैं, इतना पोटेंशियल है हमारे पे, तो उस वजह से हम लोग इस चीज़ को बहुत ही क्लोज़ली वॉच करते हैं। तो अब जब वॉच आप करते हो तो आप इस चीज़ में क्यों नहीं कर रहे हो? ये राइटर पूछते हैं, क्योंकि बिकॉज़ इंडिया में जैसे कि ई-कॉमर्स का जैसे डाटा बढ़ते जा रहा है और जो ई-कॉमर्स का जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करते जा रहा है। तो इस वजह से जो हमारी जो प्राइवेट कंट्रीज़ हैं या फिर जो कंपनीज़ हैं सॉरी, तो जैसे कि अभी मेक इंडिया के अंतर्गत या फिर डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जो बहुत सारे जो कंपनीज़ जो अभी राइज़ अप हो रही हैं, जो स्टार्टअप जो अभी उठ रहा है, तो उन सब का भी जो डाटा है वो कैसे कहाँ सर्विलांस किया जा रहा है, कैसे यूज़ किया जा रहा है, उसके ऊपर आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया अभी 5G भी अप्रोच हो रहा है, तो इसके पहले जो है इंडिया ये बोलता था कि हम मल्टीपल वेंडर्स को एंटरटेन करेंगे, अलाउ करेंगे अपना स्पेस यूज़ करने के लिए। लेकिन जैसे ही ये ऐप बैन हुआ, फिर उसके बाद हम लोग इसके ऊपर सोचने लग गए कि हवाई, जिसको बहुत बड़ा-बड़ा डील इंडिया दे चुका था और वो भी बीएसएनएल के लिए, तो उन सब कंपनीज़ को अब जो है कि बैन कर दिया है इंडिया और वहाँ से डील जो है वो लोग हटा लिया है। तो कहीं न कहीं ये जो सपोर्ट है और कहीं न कहीं वो जो हमारा एक ध्यान है, वो डाटा सोवरेनिटी के ऊपर अब हमारा गया है और हम लोग को ये चीज़ मतलब सोचने लग गया है न्यू दिल्ली कि हम लोग को कहाँ पे कैसे सपोर्ट देना चाहिए और अक्रॉस बॉर्डर हमारा डाटा फ्लो को कैसे फ़िल्टर करना चाहिए, उसके ऊपर अब इनोवेशंस और जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है उन सबको इन्वॉल्व करवाना इंडिया शुरू कर चुका है। अभी देखिए इसके बाद जो है कि अब जो नया जैसे अब नया लॉ जब अगर आएगा नेशनलाइज़ जो हम लोग करेंगे अगर डाटा को, तो इससे कुछ ना कुछ जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है, स्टार्टअप्स हैं, उनको प्रॉब्लम तो होगा ही। क्योंकि जो उनको इनोवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा डाटा की ज़रूरत होती है। ऐसे कहते हैं कि डाटा इज़ द न्यू ऑयल। तो उस वजह से जो इतना बड़ा जो वॉल्यूम इंडिया सिटीज़न जो है, जो कि काफ़ी एक डेमोग्राफिकली काफ़ी डिस्टिंक्ट एक हमारा जो एक पॉपुलेशन है, उसका जो डाटा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि अभी इंटरेस्ट लोगों का क्या जा रहा है, उस हिसाब से वो लोग अपना प्रोडक्ट को जो है एनहांस कर पाएँगे आगे चल कर के। तो इसके ऊपर अगर लॉज़ लगते हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उनको होगा, लेकिन जब इतना बड़ा वॉल्यूम इंडिया का सिटीज़न जो है इन्वॉल्व होता है और वो ग्लोबल सिनेरियो में काफ़ी बड़ा उनका योगदान होता है, तो लॉ तो मतलब ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके अंदर पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर वो लेकर के आ रहे बस इस चीज़ का ध्यान रखना है भारत के लोगों को और भारत की सरकार को, बिकॉज़ ऐसा देखा जाता है कुछ भी लॉ आता है तो वो बिग जो फर्म्स हैं जो मल्टी जब जितने बड़े से अंबानी और वो सब जो बड़े-बड़े फर्म्स हैं, वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन जो छोटे एमएसएमई सेक्टर्स हैं और वो और भी दूसरे जो है उन वो उसके अंदर अपना इनपुट ना दे पाते हैं, ना ड्राफ्ट जो है उसके अनुसार ड्राफ्ट हो पाता है, आगे जो है शेप ले पाता है। तो इन सब चीज़ों का भी जो है इंडिया को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कि जो सैंडस्टोन जो था 19th सेंचुरी का आइडल जो था हमारा, तो वो चीज़ को इंडिया से आउट ले गया था 1998 में, अब फिर उसके बाद वो वापस इंडिया में आ चुका है। तो देखिए ये है स्टैच्यू और ये राजस्थान में एक मंदिर में एस्टैब्लिश्ड है। ये प्रतिहारा स्टाइल ऑफ राजस्थान से ये ताल्लुक़ रखता है आपका और ये करीब-करीब 22 इयर्स के बाद जो है इंडिया के अंदर वापस रिटर्न हुआ है। तो जिस वजह से ये प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। थोड़ा बहुत जो है आप इसको पॉइंट जो है आप डाल सकते हो मेंस में भी, जैसे आर्ट एंड कल्चर हमारा पेपर 1 में आता है, जीएस पेपर 1 में। तो ये नटेसा आइकन जो है आपका वो कहाँ पे है? तो करंटली वो घाटेश्वरा टेम्पल बरौली राजस्थान के अंदर जो है वहाँ से वो था और अभी फ़िलहाल वो इंडियन हाई कमीशन लंदन के अंदर में रखा हुआ है। तो ये चोरी कर लिया गया था 1998 में और ये जो आइकन है वो
काफ़ी एक बड़ा मतलब एक जर्नी तय करके और फिर से वापस जो है वो इंडिया के अंदर आ रहा है। तो ये जो डायनेस्टी है वो आप देखिए कि एमपी गुजरात से स्टार्ट होकर के एमपी को लेते हुए थोड़ा बहुत डेक्कन का एरिया इन्वॉल्व करती थी। उसके अंदर जो इसके जो स्टार्टिंग के जो रूलर थे ये टोटल मिड 7th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया था और स्टार्टिंग के जो इनके रूलर थे उनका नाम था नागा भाता वन। और फिर बाद में भुजा भी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किए थे, मतलब मेन जो हीरो थे उसके भुजा थे इस डायनेस्टी के, वो बाद में आए थे एक दो जनरेशन के बाद में। तो इसका जो ये जो शेप है आप जैसे देख रहे हो तो इससे आपको याद आता होगा कि खाजुराहो टेम्पल भी जो है वो भी इसी टाइप का यहाँ वहाँ भी ऐसी ऐसी स्टैचूज़ हुआ करते थे। तो इस प्रकार के वो स्टैचूज़ बनाया करते थे जिसमें कर्व्ड शेप ज़्यादा हुआ करता था। और जो जो टेम्पल्स वो बनाया करते थे उसके अंदर ओपन पेविलियन टेम्पल्स हुआ करते थे। ये इनका एक थोड़ा-सा यूनिक फीचर है। और खाजुराहो टेम्पल आपको जैसे पता ही होगा कि अभी वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन्वॉल्व हो चुका है। तो अगर हम सिर्फ़ छोटा-सा मतलब इसका देखें कि ये 4 फीट का ये टोटल हाइट है इसका, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। और शिव जो है शिव भगवान का ये ब्रिलियंट डिपिक्ट है जिसके अंदर जो यूनिक फीचर है वो है कि जो नंदी है वो इनके पैर के पास में अलग तरीके से यहाँ पे है जो कि अक्सर नहीं देखा जाता है इस प्रकार से। तो ये कुछ डिस्टिंक्ट इसके फीचर्स है। बाकी इसके बारे में कहानी लिखा हुआ है कि कैसे ये चोरी हुआ था। तो एक्चुअली ये चोरी हो गया था, उसके बाद वहाँ पे नकली स्टैच्यू लगा दिया गया था और एक कोई घिया करके थे जो चोर था वहाँ पे उसके ऊपर में जो ऐसे लगाया गया क्योंकि दिल्ली बेस उसका एक कोई घर था जहाँ पे जब छापा मराया गया तो फिर वहाँ पे पाया गया कि मतलब भारी मात्रा है, मतलब कितना 500 कुछ जैसे 506 आर्टिफैक्ट्स उसके घर से मिले थे जिसमें कि 485 मतलब 485 जो थे वो लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे में काफ़ी एंटीक पीस जो होता है वो पाया गया था वहाँ से। अब उसके बाद ये पाया तो गया उसके घर से चोरी का, लेकिन फिर उसके बाद 2014 में उसको छोड़ दिया गया क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो कि ऐसा प्रूफ कर सके जो कि वो ये सारा कुछ जितना भी वो यहाँ इंडिया से कुछ भी चोरी किया वो बाहर स्मगल किया हो। तो क्योंकि वो बाहर मिलते नहीं थे और बिल्कुल एकदम हूबहू वैसे ही आर्टिफैक्ट वो उस जगह पे भी जाके जमा करवा देता था। तो फिर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक कोई विद्वान थे तो उन्होंने ये पता किया और वो जाके बिल्कुल प्रूफ के साथ में कोर्ट में उन्होंने दिया कि देखिए ये जो घिया जो स्टैच्यू जो है वो ये वाला स्टैच्यू जो यहाँ पे जो मंदिर में लगा हुआ था ये स्टैच्यू जो नकली वाला था तो वो नकली है। उन्होंने बताया बिल्कुल एकदम प्रूफ करके, तब फिर जाके फिर उसके ऊपर जो केस है और थोड़ा-सा और टाइट हुआ, लेकिन फिर भी उसको 2014 में छोड़ ही दिया गया अल्टीमेटली। 2003 से स्टार्ट हुआ था, 2003 में उसको अरेस्ट किया गया था। फिर और वो बेचता कैसे था कि स्विच फ्रंट कंपनी एक है, स्विस की कंपनी है, तो उनका इंटरनेशनल ऑक्शन हाउस था स्टॉक बेस में, तो उसके थ्रू ये सारा कुछ वो बेचता था और करीब-करीब 20,000 से ज़्यादा पीस जो है 1960 से लेके अभी तक बेच चुका था। तो अब जो भी ये नया इसका जो पीस है, जो ओरिजिनल पीस है, वो वापस अब आज आने वाला है इंडिया के अंदर। तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो जो मेंबर हैं, जो कि इन्वॉल्व थे आपके इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर वो लोग सब कह रहे हैं कि फिर से इसके ऊपर केस जो है कि खोलना चाहिए। और अब तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है ये लोग भी अब इस चीज़ के ऊपर उनके पास ठोस प्रूफ है कि ये सही में स्मगल करके बाहर बेचता था। तो नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल हमारा नैप के ऊपर में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो जैसे आपको पता है कि 4 इयर्स का यूजी कोर्स जो है, मतलब कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं। कल भी हम लोग जो है स्क्रीन वहाँ पे देखे थे, एक ग्राफिक्स मैंने जो पोस्ट किया था टेलीग्राम के ऊपर में। तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे इसमें पॉइंट्स हैं जो कि सबका आकर्षण खींचता है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो कुछ जो इसके सेलिएंट फीचर्स दिए हैं आप पहले ये देखिए, उसके बाद हम लोग इसके विश्लेषण करेंगे कि क्या इसके चैलेंजेस है, क्या इसके मतलब न्यू अच्छे पॉइंट्स हैं। जैसे कि बहुत दिन से ऐसा पूरे वर्ल्ड इंडिया भर में बोला जाता है कि जैसे साउथ इंडियन लोग जो हैं वो ज़्यादा बोल रहे थे कि हमारी जो मातृभाषा है या फिर जो हमारी मदर टंग है वो उसको अंडरमाइन कर दिया जाता है इंग्लिश और हिंदी के बीच में टसल के अंदर में। तो तेलुगु तमिल वो लोग बहुत दिन से उसको प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। ऐसे ही और सिमिलर जो है डिमांड है और बहुत सारे ट्राइबल नेचर वाले जो स्टेट्स हैं या फिर जो कम्युनिटी है उसके अंदर में। तो इसके बाद अब ये जो रूल आता है, ये जो नया जो रूल आया है, तो ये आपका स्टैंडर्ड 5 तक मदर टंग को इंश्योर करवाने की अनुमति देता है। और ये जो 34 साल के बाद जो एजुकेशन पॉलिसी जो अब
फ्रेम होना जा रहा है वो अभी फ़िलहाल ड्राफ्ट फॉर्म में है। अभी फ़िलहाल तो उन्होंने मतलब कैबिनेट जो है यूनियन कैबिनेट बस उन्होंने ही इस चीज़ को पास किया है। अभी इसके बाद इसके ऊपर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होंगे स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू और उसके बाद जो है कि आगे चल के ये एक्ट बनेगा। तो इसको फ़ॉर्म किसने किया था ये ड्राफ्ट को? तो फ़ॉर्म किया था चीफ़ के इसरो के जो चीफ़ थे, फॉर्मर चीफ़ थे आपके के कस्तूरी रंगन, उन्होंने ये चीज़ को ड्राफ्ट करके दिसंबर 2018 में पेश किया था लोकसभा के अंदर में। लोकसभा के अंदर में जो है फीडबैक के लिए आया था। फिर उसके बाद ऐसे इसके ऊपर बहुत सारे फीडबैक भी आई थी, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारा फीडबैक इसके अंदर आया था। और फिर उसके बाद वो सबको जो है कि ड्राफ्ट के अंदर इंक्लूड कर करके और उसके बाद लोकसभा इलेक्शन से मतलब मई 2019 के टाइम पे इसको मतलब हो गया था कि अब ये चीज़ आने वाला है। तो उसके इसके अंदर मेन फीचर्स अभी क्या-क्या और है कि देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड 5 तक है, ऐसा इंश्योर करवाया जाएगा कि जो बच्चा है उसको पढ़ाई-लिखाई और न्यूमरेसी जो है उनको पूरा अच्छे तरीके से आ जाए। उसके अलावा जब वो आगे बढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 के बाद तो उनको वोकेशनल कोर्सेज़ उनको ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। जैसे कि वो स्टैंडर्ड 6 के बाद जब तक वो इंटरमीडिएट करके 12th के बाद वो निकले, तब तक वो हर एक बच्चा जो है उसके पास मतलब उसके पास एक रिपोर्ट होगा हर एक बच्चा के पास और उसका रिपोर्ट जो है आर्टिफ़िशियली इंटेलिजेंस के थ्रू वो चीज़ डिराइव्ड होगा। और उसके अंदर सारे उसकी जो कमियाँ और उसके क्या-क्या सही जो उसके स्पेशलिटीज़ हैं वो सारा कुछ उसमें लिखा होगा और एक वोकेशनल कोर्स उसके पास पर्याप्त उसके पास होगा, जो कि वो सीखा हुआ होगा उतने सालों में 6 से लेके 12th के बीच में। और पहले ऐसा होता था कि स्टैंडर्ड 1 से लेके 10 तक जो था वो सिमिलर मतलब थोड़ा बहुत जो कॉम्पिटेंस लेवल था वो हल्का-हल्का बढ़ता था और फिर 12th 11-12 आप देखोगे कि हर एक चाहे आर्ट्स हो या फिर साइंस हो, मतलब अचानक से वो बढ़ जाता है स्टेप अप। तो अब वैसा नहीं होगा, अब ऐसा है कि 3 प्लस 5 वो 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 है मतलब पहले 5 साल, फिर लास्ट वाला जो 4 है, वो है 9 से लेके 12 तक। तो मतलब 9 से ही जो अभी 11 से जो एकाएक बढ़ जाता था, तो अब वो 9 से ही धीरे-धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उसको एक स्लॉट पे रखा जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो है कि इश्यूज़ इसके ऊपर मतलब कंसर्न लिए गए, जैसे कि 2030 तक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन किसी भी टीचर के लिए बीएड क्वालिफ़िकेशन ही होगा। इसके अलावा जो ज़्यादातर ध्यान दिया गया है अभी इसके ऊपर कि अगर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर 4 साल का बीटेक करता है, तो अगर उसको 1 या 2 साल के बाद किसी फ़ाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के लिए या फिर और भी किसी कंस्ट्रेंट के लिए छोड़ना पड़ जाता है, तो उसका जो 1 साल का जो डिग्री है, वो उसको प्रदान किया जाएगा ताकि अगले इसके बाद आगे जो है दूसरे यूनिवर्सिटी में वो अगर एडमिशन लेना चाहे 1-2 साल के बाद, तो वहीं से वो स्टार्ट कर सके अपना वो पिछला डिग्री दिखा कर के। और इसके अलावा नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में बैठाए जाएँगे। जैसे पहले था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर में ही ज़्यादा था, अब जो है कि आर्ट्स के ऊपर में भी इन्वॉल्व होगा और उसके ऊपर वो लोग जो है कि सोशल नॉर्म्स के ऊपर में या फिर और सब के ऊपर में वो लोग अब रिसर्च कर सकेंगे और उसको स्पॉन्सर करेगी भारत सरकार। इसके अलावा जो लैंग्वेज के ऊपर इश्यू था, जो पहले जो ओरिजिनल ड्राफ्ट फॉर्म किया गया था, उसके अंदर ये था कि हिंदी जो है वो सारे स्कूल में ज़रूरी होगा, मैंडेटरी होगा, लेकिन अब जो फाइनली इसको ड्रॉप कर दिया गया है और ये क्लॉज़ जो आया है कि 3 लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। पहले सेकंड मतलब प्राइमरी लेवल तक जो पढ़ाया जाएगा वो मदर टंग तक ही पढ़ाया जाएगा और उसके बाद जो है सेकेंडरी लेवल पे आप फॉरेन लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो और उस हिसाब से किसी भी स्टेट को या रीजन को ऐसा फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप यही सब्जेक्ट लो या फिर यही लैंग्वेज आप पढ़ो। कोई सा भी तो 2 लैंग्वेज है वो आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश जो है हाउएवर उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया, लेकिन इंग्लिश जो है वो शुरू से ही मैंडेटरी रहेगा, बिकॉज़ ऐसा कहना है थिंक टैंक्स का भी और इंटेलेक्चुअल्स का भी, इंग्लिश जो है वो यूनिटी लाती है और इंग्लिश की वजह से ही जो है कि आपकी जो इक्वालिटी है पूरे इंडिया में और उसको ग्लोबल लेवल पे इंडिया जो बार्गेन करने की क्षमता है वो बढ़ता है। इसके अलावा जो है ट्राइबल लैंग्वेज और इंडिजीनियस जितनी भी जो नॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर में, उन सबको भी साइंटिफिक मैनर में पढ़ाने की प्रबंध किए जाएँगे। नई करिकुलम और जो बुक्स हैं वो छप कर के अभी नए आएँगे, 2025 तक हो सकता है कि ये सारा कुछ का अभी प्रावधान किया जाएगा, लॉन्ग टर्म है अभी। और ऐसा देखा जाए कि क्लास 3 तक में सारा जो न्यूमेरिक जो है गिनती करना और ये सब जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स का जो चीज़ है, वो मतलब अर्थमैटिक बोल सकते हो, इकोनॉमिक्स में तो बहुत कुछ आ जाता है। तो वो आपको क्लास 3 तक सिखा दिया जाएगा और उसके बाद 6 के बाद जो है वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जो 10th और 12th के जो बोर्ड होंगे एग्ज़ामिनेशंस वो और भी ज़्यादा जो है आगे चल कर के ईज़ियर
हो जाएँगे, जैसे उसमें कोर कॉम्पिटेंसी और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की बातें होंगी, ना कि जैसे अभी फ़िलहाल जो हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था कि मेमोराइज़ेशन ऑफ फैक्ट्स होगा, कि आपको घर से याद करके जाना है, वहाँ पे हूबहू लिख के आना है, वैसा नहीं होगा। उसके अंदर कोर कॉम्पिटेंस भी यूज़ होगा। हालाँकि हो सकता है कि इसमें बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं आगे चल के उसमें और भी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ाया जाए, कि उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस और ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए, ओपन बुक सिस्टम भी वहाँ पे इन्वॉल्व किया जाए, बिकॉज़ न्यू लॉ जो आया है उसके अंदर जो डिजिटल ड्राइव है उसकी उसकी भी बहुत ज़्यादा बातें की गई हैं। इनफैक्ट जो टीचर्स भी जो आएँगे 2030 तक उनको 4 साल का बीएड डिग्री होना ज़रूरी है, जिसमें कि उनको डिजिटल एजुकेशन भी आना चाहिए, ऐसा ड्राफ्ट मतलब ऐसा अटकलें लगाई जा रही है। और जितने भी जो स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो या फिर साइंस यूनिवर्सिटीज़ हो, उनको मल्टी डायमेंशनल बनाने की बातें चल रही हैं, जिसके अंदर वो या तो वो खुद से डिग्री दे सके किसी बच्चे को, या फिर वो जहाँ से एफिलिएटेड हो जिस यूनिवर्सिटी से, वो जब उनके नाम पर जब चाहें वो मतलब ऐसे ईज़ी मैनर में वो डिग्री निकाले जाए। अभी देखिए फ़िलहाल अगर वो खुद का यूनिवर्सिटी नहीं है, कहीं और से एफिलिएटेड होता है दूर से, तो वो उसमें डिग्री मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, 6 महीना 8 महीना ऐसा लगता है। तो इस चीज़ को भी अभी थोड़ा-सा फ़ास्ट करने की बात इस चीज़ में है। इसके अलावा इसको और भी ज़्यादा होलिस्टिक बनाया गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो जितने भी जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाने की बात है, जिसके अंदर जैसे अभी फ़िलहाल आपका क्रेडिट सिस्टम चलता है बैंक के अंदर में, वैसे ही इसमें जो अगर कोई, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर एक बच्चा जो है 1 साल के बाद छोड़ देता है तो उसको डिग्री मिल जाए, और उसके बाद वो अगर फिर से किसी दूसरे कॉलेज में अगर ट्राई करना चाहता है तो उसको वहाँ से वो डिग्री दिखा कर के वो वहाँ से कंटिन्यू कर सके। अभी देखिए अब इसके ऊपर और भी विश्लेषण होगा आगे आने में, अभी तो बिल ही है, बिल के अंदर अभी और चेंजेस भी हो सकते हैं आगे एक्ट बनने में। तो हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे, अभी और आने वाले में भी होगा। थैंक यू।